जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। और आज इस रिवाइज इंडिया की क्लास में मैं आप लोगों को ये द्विघात समीकरण कंप्लीट करवाने वाला हूं एक छोटे से पार्ट में। ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को पूरा लेक्चर देखने में और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। बहुत सारी चीजें आप लोग सीख लोगे, पूरा यहां पर बेसिक कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड अगर टेस्ट देना है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक नजर आ रहा होगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके आप लोग इस चैप्टर का टेस्ट भी आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद की परिभाषा के अनुसार ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य, मतलब कि जब हम इस बहुपद को, ये जो बहुपद है इसको क्या करोगे, बराबर करोगे किसके, शून्य के। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसको बराबर करके 0 लगा देता हूं तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात क्यों बेटा, क्योंकि इसमें आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो पावर कितनी है, यहां पर 2 है। कितनी पावर है बेटा, 2 पावर है। क्लियर, चलो अगला देखते हैं हम। इसमें अगला आता है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा के अनुसार जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो प्राप्त समीकरण, आपके पास द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, जहां कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। ये जो द्विघात बहुपद है इसमें क्या करो आप, बराबर 0 कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने बराबर 0 किया तो ये समीकरण बन गई। बराबर में 0 हटा दो, द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो 0 करते ही, बराबर का साइन लगते ही ये समीकरण के रूप में बदल जाती है। और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसीलिए ये क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण। यहां पर एक बात और बता देता हूं, ध्यान रखना, x² का जो गुणांक है वो है a, x का जो गुणांक है b और c जो है यहां पर अचर पद है। a को 0 हम इसलिए लिखते हैं यहां, क्योंकि अगर a को 0 नहीं लिखेंगे तो ये पूरा, सॉरी a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान लो अगर a को 0 कर दिया हमने तो यहां पर ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ bx प्लस c बचेगा। bx प्लस c का मतलब क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये एक रेखिक समीकरण के रूप में बन रहा है हमारे पास। ओके, चलो नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है भैया। इसका मानक रूप यहां पर ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा है, चर x में द्विघात समीकरण, जब चर आपके पास क्या है, x है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। a, b और c ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या होंगे यहां पर, वास्तविक संख्या। धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, क्योंकि सब किस में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। यही द्विघात समीकरण का क्या है बेटा, मानक रूप है। क्या है, मानक रूप। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण को हल किस किस विधि से कर सकते हैं हम। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारी 3 विधियां उपयोग में ली जाती है। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी द्विघाती सूत्र। ठीक है, अब यहां पर इस द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, श्रीधराचार्य विधि। क्या कहते हैं बेटा, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना आप, बस इसके अलावा आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधियां आपके लिए, 3 विधि। कौन कौन सी, पहली विधि हमारी यहां पर गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और तीसरी द्विघाती सूत्र द्वारा। ये पूर्ण वर्ग विधि जो है यहां पर काफी सारे बच्चों के सिलेबस से हट चुकी है ना। तो मोस्टली आप लोग या तो गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए, और अगर उसमें भी फंसते हैं तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करो, सबसे अच्छा है, सबसे आसान तरीका है। गुणनखंड विधि का एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है द्विघात समीकरण। आपको क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या है आपके पास, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूल के गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, मतलब कि मूल ज्ञात करने गुणनखंड विधि से। क्या करने बेटा, इसके मूल ज्ञात करने, किससे, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि मतलब ये बीच वाला जो पद है इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो हमें बीच वाला पद मिल जाए और गुणा करने पर पहले और अंतिम पद का गुणन मिले। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो, पहला पद क्या आपके पास, 2x²,
दूसरा पद क्या है आपके पास 3। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो 6x² मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा बेटा? 6x² मिलेगा। ठीक, अब यहां से आप अगर ध्यान से देखते हो तो 6 के गुणनखंड अगर मैं करता हूं तो क्या क्या होंगे? 1 2 3 और 6। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं क्या भाई? 6 किस से विभाजित हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक, अब इन्हीं गुणनखंड में से हमें क्या करना है? लेना है और फिर हमें यहां पर जोड़े बना लेना है। तो भैया देखो, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं, ठीक है, कितना मिल रहा है? 5। भाई मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए, लेकिन माइनस का। तो मैं एक काम करता हूं, मैं -2 और -3 ही ले लेता हूं। -2 प्लस -3 कितने होंगे बेटा? -5 होंगे। चलो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² -2x -3x प्लस 3 बराबर 0। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां से 2 के जोड़े बना देना है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका जोड़े बनाने का। चलिए, तो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं 2x, तो x -1 बचेगा। -3 कॉमन ले लेता हूं तो x -1 बचेगा बराबर 0। तो एक तो कॉमन लिया आपने, 2x -3 वाला जोड़ा बन गया, और एक जो बराबर आ रहा है दोनों में वो जोड़ा बन गया। हो गया यहां तक? क्या किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं? चलो, दोनों को क्या करो? 0 के बराबर कर दो। दोनों को क्या करना है? 0 के बराबर कर देना है, और इधर x -1 बराबर भी हो जाएगा 0 के। तो x का मान कितना आएगा बेटा? ये हो जाएगा 2x बराबर 3, x का मान 3/2। ठीक, अगर इधर देखोगे तो x का मान कितना आएगा? 1। तो यहां से आपने देखा कि द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें यहां पर 2 मूल प्राप्त होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। यही आपको याद करना था। ठीक है, क्लियर? चलो भैया जी, बहुत आसान तरीके से आपने समझ लिया इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? श्रीधराचार्य विधि। ठीक, श्रीधराचार्य विधि। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों को अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है? x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक, यहां से भी हम अल्फा और बीटा दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब b² - 4ac, इसको आप क्या लिखते हो? इसको लिखते हो d, बोले तो विविक्ति कर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। अगर यहां से फॉर्मूला देखता हूं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट d/2a के रूप में हम इसे यहां पर लिख देते हैं। ओके, यहां से अगर मैं प्लस साइन लेता हूं, प्लस चिन्ह लेता हूं, तो प्लस चिन्ह लेने पर फॉर्मूला क्या बनता है मेरा? प्लस चिन्ह लेने पर फॉर्मूला बनता है x बराबर -b प्लस रूट d/2a। ठीक, इसी तरह से अगर मैं माइनस चिन्ह लेता हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा? माइनस चिन्ह ले रहा हूं, तो माइनस चिन्ह लेने पर मैं देखता हूं फॉर्मूला मेरा बनता है x बराबर -b माइनस रूट d/2a। ठीक, लो भैया जी, डायरेक्ट आप इस तरह से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं d के रूप में। चाहो तो d का मान पहले निकाल के डायरेक्ट यहां पर रख दो ताकि आपको स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपके पास द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मूलों की प्रकृति। अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें 2 मूल मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो अल्फा और एक बीटा। अब इनकी प्रकृति कैसी होती? क्या ये धनात्मक होते हैं, क्या ये बराबर होते हैं, या ऋणात्मक होते हैं, या काल्पनिक होते हैं? किस तरह के होते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पर 3 हमारे पॉइंट आते हैं प्रकृति से रिलेटेड। कितने आते हैं बेटा? 3 आते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जब भी प्रकृति की बात होगी तो यहां पर d का मान जो है वो जरूर आएगा। या तो d जो है बड़ा हो 0 से, पहली बात, या d बराबर हो 0 के, मतलब हमारे सॉल्व करने पर d बराबर आए 0 के, या d का मान 0 से छोटा है। ये 3 कंडीशंस आप लोगों को ध्यान रखनी है। और d से क्या मतलब है? d से मतलब है यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, आप लोग यहां से अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो ये दोनों मूल है ना, ये आपके ये मूल कैसे हैं? एक तो असमान है,
मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एक तो अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी, और वास्तविक होगी। कैसी होगी बेटा, वास्तविक। ठीक, ये ध्यान में रखना है। कैसी होगी, एक तो मूल होंगे असमान, दोनों मूल जो है अलग अलग होंगे, असमान और वास्तविक। ओके, चलो अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो दोनों मूल कैसे आएंगे, समान आएंगे, मतलब अल्फा और बीटा दोनों के मान आपके एक जैसे रहेंगे, और ये भी कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक, और डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, यहां लिखा हुआ है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, दो भिन्न और वास्तविक अलग अलग और वास्तविक मूल होते हैं कब, जब डी का मान 0 से बड़ा हो। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब डी का मान 0 के बराबर हो, और कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, अर्थात काल्पनिक होता है कब, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए। ठीक है, चलो भैया जी नेक्स्ट देखते हैं, मूलों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है। अल्फा बीटा जो आप लोगों को पता है ये मूल होते हैं, और गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, है ना, इनमें क्या संबंध होता है। तो देखो, अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने पर आपके दो मूल कौन से, एक तो अल्फा और एक बीटा, इन दो मूलों को अगर हम देखते हैं तो यहां से आपको पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के। माइनस बी से मतलब क्या है, एक्स का गुणांक, बी से क्या मतलब है, एक्स का गुणांक, और माइनस आगे से ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग या मूलों का योग, इसको कहते हैं हम मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग, ध्यान रखना हमेशा पूछा जाता है, मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब बी से मतलब हो गया एक्स का गुणांक, और ए से मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मूलों का गुणन। क्या होता है, मूलों का गुणन। तो ये यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसको लिखते हैं हम सी बाई ए। सी से क्या मतलब है बेटा, सी से मतलब है यहां पर अचर पद, और ए से मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और मान लो आपके पास में एक केस ऐसा आता है कि आपको या तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाए, या फिर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ हो, और आपको कहा जाए कि द्विघात समीकरण हमें बनाना है, या तो मूलों का योग दिया जाए और मूलों का गुणन दिया जाए। ठीक है, या फिर अल्फा और बीटा दिया जाए और आपको कहा जाए कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये वाला कंसेप्ट लगाओगे। ठीक, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, जब हमें मूलों का योग दिया जाएगा और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको उपयोग में लेना है, यहां पर मूलों का योग का मान रख दो, यहां मूलों के गुणन का मान रख दो, आपकी द्विघात समीकरण बनकर तैयार है। इतना सा करना है आपको और कुछ नहीं करना। चलो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा 11 और -13 है तो द्विघात समीकरण बनाइए। देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है हमारे पास 11 और बीटा का मान है हमारे पास -13। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, चलो कैसे बनाए, अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या हो गया आपके पास, मूलों का योग, मूलों का योग। ठीक, और ये क्या हो गया आपके पास, मूलों का गुणन। ओके, चलो भाई इतनी सी बात आपको समझनी है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 11, बीटा का मान -13 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 11 इंटू -13 बराबर 0। ठीक है, यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके, और प्लस
ये हो जाएगा आपके पास 11 33 का 3 हासिल गए 3, 11 एकम 11 और 3 14, तो माइनस के 143 बराबर 0। यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 2x, ठीक है, प्लस माइनस के 143 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गई आपके पास एक द्विघात समीकरण। देखो यहां पर आपको अल्फा और बीटा का मान दिया जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दे दिया जाए। जैसे लिखा है ना कि द्विघात समीकरण के दो मूल 11 और -13 है, तो हो सकता है ये दे दिया जाए कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ये है तो द्विघात समीकरण बनाइए। इतना सा आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है, बस ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें ये चैप्टर कंप्लीट है आपका और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी बेसिक वाली चीजें हैं, क्या क्या, एक तो द्विघात समीकरण का नॉलेज होना चाहिए पहला, दूसरा इनके हल विधि पता होना चाहिए कि किस किस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसमें क्या क्या आता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और श्रीधराचार्य विधि। क्लियर। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है मूलों की प्रकृति। क्या आता है बेटा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति यहां पर कैसी है। चौथा पॉइंट आता है मूलों और गुणांकों में संबंध, मूलों व गुणांकों में संबंध। मूलों की प्रकृति में एक चीज ध्यान में रखना, क्या ध्यान रखना है कि डी का मान बड़ा है 0 से, डी का मान बराबर है 0 के, या डी का मान लेस देन है 0 से। ये अगर कंडीशन है तो आपको काल्पनिक मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, काल्पनिक मूल मिलेंगे। यहाँ बराबर व वास्तविक मिलेंगे, यहाँ अलग अलग व वास्तविक मिलेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये इसमें आपका ये चैप्टर पूरा जो है ये कंप्लीट है। क्लियर। तो बेटा ये आज मैंने आप लोगों को सिखाया है यहाँ पर द्विघात समीकरण का पूरा एक छोटा सा माइंड मैप, ठीक है, कैसे आप फट से इसको रिवाइज कर सकते हो, ये पूरी चीजें मैंने बताई है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस का टेस्ट देना आपको लगता है कि मुझे चेक करना है सर, तो आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया होगा, फटाफट से आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा ऐप पर जाकर हमारा जो है डाउटनेट का ऐप, उस पर टेस्ट दे सकते हैं। और बेटा सेशन में अगर आप लोगों को मजा आया है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ऐसे सेशंस की और नीड है, तो जिस चैप्टर की भी आप लोगों को नीड है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से फुल कीजिएगा कमेंट बॉक्स को कि कैसा लगा और किन चैप्टर्स की आपको और नीड है, ठीक है बच्चा पार्टी। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।